आज जब कार्यवाही शुरू हुई बीते दिन के लोकसभा में ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश करने के बाद, तो चर्चा की शुरुआत हुई थी। सोनिया गांधी ने अगर तारीख को लेकर घेरा, टाइमलाइन को लेकर घेरा, सेंसस का इंतजार क्यों, परिसीमन का इंतजार क्यों, तो ओबीसी का कार्ड खेलने की कोशिश भी कई पार्टियों ने की, राहुल गांधी ने भी की, जिस पर आपने सुन लिया है जवाब देश के गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह ने तमाम मुद्दों पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि परिसीमन अगर आप हम पर छोड़ देते हैं, कौन तय करेगा कि ये जो 33% सीट्स होंगी वो किसकी सीट्स होंगी। जब ये प्रश्न उन्होंने उनकी तरफ से पूछा तो उन्होंने खुद ही बताया कि देखिए, अगर हमने वायनाड सीट राहुल गांधी वाली दे दी, हमने हैदराबाद ओवैसी वाली सीट महिलाओं के हिस्से में कर दी, तो आप कहेंगे कि सरकार ने गलत कर दिया। तो हमें एक परिसीमन आयोग बनाना ही पड़ेगा, जो कि सेंसस के बाद मुमकिन है, और इसीलिए ये परिस्थिति बनी है। लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से अब जनगणना के बिना लागू होता हुआ ये नहीं दिख रहा है। ओबीसी समुदाय को लेकर मोदी सरकार का एक बड़ा आरोप जो विपक्ष की तरफ से लग रहा है, वो हमने आपको दिखा दिया है। राहुल ने जिस तरह के आरोप लगाए, उन्होंने खास तौर पर कहा कि इस देश की ब्यूरोक्रेसी को देखिए, जो लोग देश चलाते हैं, सेक्रेटरीज देश में है 90, उनमें से सिर्फ 3 है ओबीसी के। उन्होंने कहा मैं बहुत हैरान हुआ इसे देखकर। तो अमित शाह ने उन पर कटाक्ष किया और ये कहा कि हमारे तो 85 सांसद है ओबीसी, यानी 29%, हमारे तो मंत्री हैं 29। सरकार में हम जो कर सकते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, हम कर रहे हैं। आप अपनी सुनाइए और बताइए। आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझेंगे कि किस तरह की आज एक तरह से जंग छिड़ी महिला आरक्षण के मुद्दे पर, तो वो ओबीसी के मुद्दे पर भी गई, जाति जनगणना तक भी पहुंच गई। मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने यह सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। ये जो है ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते। देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के। सारे जो ओबीसी का राग हड़पते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, आपकी पार्टियों ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया। देखिए, 2-3 बड़ी बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। एक तो ये महिला आरक्षण के लिए जो बिल आया है वो पास होना ही होना है। पास होने में उसकी कोई मुश्किल है नहीं, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से अभी से ये आंकड़े आ रहे हैं, हाँ, ये 2 पर नजर जरूर रखिएगा। इनके नाम मुझे लगता है कल तक आपको पता चली जाएंगे कि कौन है ये 2 सांसद जो लगातार हर क्लॉज पर, क्लॉज 3 पर वोटिंग हो, तमाम क्लॉज पर वोटिंग हो, अमेंडमेंट पर हो, जो लगातार उसके खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं। और शायद यही आपको फाइनल बिल की वोटिंग पे भी उसके खिलाफ ही वोट करते हुए नजर आए। तो लोकसभा में भी बिल पास हो जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में भी कल चर्चा होगी और बिल पास हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल उठ रहे तो इसी बात पर कि लागू कब से होगा। लागू के लिए जनगणना जो 28-29 तक होता हुआ नहीं दिख रहा है, और फिर उसके बाद से परिसीमन आयोग को ही तय करना है कि जितनी सीटें अभी हैं लोकसभा की, उनमें से वो 33% सीटें कौन कौन सी होंगी। आप सुनिए, बहुत लंबी प्रक्रिया है, ये बड़ी प्रक्रिया है, जिसमें 543 में से आपको 33% सीटों को चुनना है जो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और अगर वहां पर कोई पहले से पुरुष सांसद, बड़ा नेता, मंत्री कोई किसी पार्टी का होगा तो वो जाहिर तौर पर अपना दावा ठोकेगा, और इसीलिए शायद ये आगे पुश भी हो रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं ये जो तारीख को लेकर कि लागू कब से होगा। आप बिल तो पास करा रहे हैं, लेकिन अमल कब से करेंगे, इस पर जो बहस हुई है वो सुन लीजिए। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम
मुझे चुना है। मैं प्रस्ताव करता हूं। देश की 65 करोड़ आबादी से जुड़े हुए बिल पर जब लोकसभा में चर्चा शुरू हुई तो चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी के जहन में यही आंकड़ा घूम रहा था। लिहाजा श्रेय लेने की रेस में अतीत के पन्नों को पलटा गया, अपनी नीति और नीयत की व्याख्या की गई। सरल शब्दों में समझे तो सबने यही कहा कि हम तो महिला आरक्षण की वकालत अरसे से करते आ रहे हैं। चर्चा के दौरान आज कांग्रेस ने महिला आरक्षण का खुला समर्थन किया। सोनिया गांधी ने बात राजीव गांधी के योगदान से शुरू की और उनके सपने पर खत्म की। मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। आपने कांग्रेस ने श्रेय लेने की रेस में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का गुणगान किया तो बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे ने मोर्चा संभाला। बोले अतीत नहीं वर्तमान को देखो, इतिहास उसे ही याद रखेगा जिसने आधी आबादी को हक दिलाया। और आज का पूरा क्रेडिट जो जीता वो सिकंदर, जो गोल मारता है, यहाँ बंगाल के लोग बैठे हुए हैं, जो गोल मारता है उसी के नाम से गोल मारा जाता है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल है, आपको ये मानना पड़ेगा। दूसरा सवाल है कि इनके जो अपोजिशन के लोग हैं सर, जो 26 पार्टियों का इंडी गठबंधन बना है, इसमें आप समझिए इनकी भावना कैसे है, महिलाओं के बारे में ये कैसा सोचते हैं। बात निकली तो दूर तक पहुंच गई। श्रेय लेने की रेस में स्मृति ईरानी ने जनसंघ का पन्ना खोला। दावा यही किया कि जो संकल्प जनसंघ ने उठाया था उसी को नरेंद्र मोदी पूरा करने वाले हैं। भवन में पॉलिटिकल स्टेटस के वर्णन में ये इंगित है कि तब भारतीय जनसंघ ने कहा था कि महिलाओं को कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी कीजिए। दे वर द एडवोकेट्स फॉर विमेन्स रिजर्वेशन। आज जनसंघ के उन नेताओं को, उन चिंतकों को मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आजादी के बाद से अब तक आधी आबादी को हक क्यों नहीं मिला, इस कड़वी सच्चाई पर सियासतदानों की जबान मौन है, लेकिन अब क्रेडिट पर सबका जोर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। इनको सत्ता सुख का ज्यादा विषय था, इस बिल के बारे में चिंता कम थी, इसलिए बिल लेके नहीं आए। फिर लोकसभा जैसे ही भंग हुई 18 मई 2014 को, तो ये बिल भी लैप्स हो गया। तो लोकसभा में तो कभी इनके पीरियड में चर्चा के लिए नहीं आया। सवाल यही है, देर से आए दुरुस्त आए या फिर महिला आरक्षण 2024 की चुनावी मजबूरी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर भी तू मैंने जारी है। सियासी तनातनी के बीच जेडीयू ने महिला आरक्षण के बहाने सरकार पर निशाना साधा और एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। बिहार पहला राज्य है जो 2005 में सरकार बनी, 2006 में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। 2015 में सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बनी। 2016 में 35% राज्य सरकार की सारी सेवाओं में आरक्षण दिया महिलाओं को 1 साल के अंदर। 1996 में सबसे पहले एच.डी. देवेगौड़ा जी की सरकार इस बिल को लेकर आई थी और उसके बाद तमाम लोगों ने प्रयास किए, तमाम पार्टीज ने, सरकारों ने। 97, 98, 99, 2003 में वाजपेयी जी की एनडीए की सरकार ने प्रयास किया। 2008 और 2010 में यूपीए की सरकार ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी सरकार इसे एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने में सफल नहीं हुई। सभी सरकारों ने विफलता का ही सामने किया। उस दृष्टि से
मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जब इस विधेयक को लेकर आई है तो हम इसे सफलता तक, अंजाम तक पहुंचाने का काम इस बार करके दिखाएंगे। मतलब 2024 चुनाव से पहले कोई भी दल महिला आरक्षण के मुद्दे से खुद को दूर नहीं रखना चाहता, क्योंकि मामला 65 करोड़ की आबादी वाली नारी शक्ति का है।